स्टडी IQ PCS के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हर हफ्ते की जो करंट अफेयर होती है वो मैं लेके आप लोगों के सामने हर वीक यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। तो उसी कड़ी में आज हम 8 जनवरी से लेके और 15 जनवरी के बीच में जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट मुद्दे रहे, जो भी डिस्कशंस रहे, वो सारे डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए एक बार। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिस्कशन है वो कांडला पोर्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन रहा। कांडला पोर्ट के रिगार्डिंग क्या डिस्कशन रहा? ये कहता है कि ये आपके इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। और यहां पर क्या रहा न्यूज में कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे अनाउंस प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹57,000 करोड़। यानी कि जो कांडला पोर्ट है उस कांडला पोर्ट के लिए 57,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। और ये कांडला पोर्ट कहां पर है? गुजरात में है। कांडला पोर्ट जो है, कांडला पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है, ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है। अच्छा, जब क्या हुआ था कि जब भारत आजाद होता है, देश आजाद होता है, एट द टाइम जो कराची पोर्ट था वो कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास चला गया था। तो कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास चला गया था, तो कांडला पोर्ट जो था वो उस टाइम पे क्या था? एक इंपॉर्टेंट था, पोर्ट था हमारे लिए, सबसे जरूरी पोर्ट था कि जिससे हम अपना क्या कर सकते थे? ट्रेड कर सकते थे। देखो ये कहता है द अनाउंस्ड इनिशिएटिव इंक्लूड ए मेगा शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट एंड ए न्यू कार्गो टर्मिनल प्रोजेक्ट टू बूस्ट द पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी। कि ये जो पोर्ट है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। टोटली एट प्रेजेंट हमारे पास 13 पोर्ट है इंडिया में जिन्हें हम मेजर पोर्ट कहते हैं। मेजर पोर्ट वो होते हैं कि जिनका रख रखाव, देखभाल, मैनेजमेंट, प्रबंधन सारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। माइनर पोर्ट वो होते हैं जिनका रख रखाव, देखभाल स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। तो ये मेजर पोर्ट है, हमारे मेजर पोर्ट में आता है। तो कांडला की लोकेशन देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट। इसे दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है। इट इज ए सी पोर्ट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट इन द वेस्टर्न इंडिया नियर द सिटी ऑफ गांधीधाम। गांधीधाम शहर के नजदीक है, आप इसकी लोकेशन लोकेट कर लेंगे। अच्छा, इट इज लोकेटेड ऑन गल्फ ऑफ कच्छ एंड इट इज ए मेजर पोर्ट। तो आपको समझ आया मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट में क्या फर्क होता है। मेजर पोर्ट 13 है भारत में, 6 ईस्टर्न कोस्ट पे, 6 वेस्टर्न कोस्ट पे और एक हमारा पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार में है। और जब हम माइनर पोर्ट की बात करते हैं तो लगभग 550 माइनर पोर्ट है। ये जो माइनर पोर्ट्स हैं, ये माइनर पोर्ट्स भी ज्यादातर गुजरात और बंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि डेवलपमेंट की बात करता है ये। तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1950s एज द चीफ सी पोर्ट सर्विंग वेस्टर्न इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया कि जब भारत आजाद होता है तो उस समय ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट रहता है। क्यों? क्योंकि जो कराची पोर्ट था वो किसके पास चला गया था? पाकिस्तान के पास चला गया था। माइलस्टोन क्या है? ऑन March 13, 2016 दीनदयाल पोर्ट मेड हिस्ट्री बाय हैंडलिंग 100 MMT million metric ton of cargo in year and becoming the first major Indian port to achieve this feat। ये यहां पर सबसे ज्यादा कार्गो जो है वो क्या होता है? रिसीव होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो किसके लिए है? भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में है। सेक्शन 479 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश पे राज करते थे तो 1862 में हमने क्या लिया था? हमने बनाया था IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन पीनल कोड जो था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था, लेकिन अभी क्या किया गया है? उसको चेंज किया गया है। जो IPC थी उसको बदला गया है और IPC को बदल के अब क्या कर दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता BNS बना दिया गया है। तो कहता है न्यूज में क्यों है? ठीक है, देख लेते हैं। गवर्नेंस के रेस्पेक्ट में ये GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज आर्ग्ड all state and union territories to implement section 479 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013 BNSS to provide relief to under trial prisoners। कि वो प्रिजनर्स जो अंडर ट्रायल हैं, अंडर ट्रायल मीन द सेंस कि उन पर अभी से चार्ज प्रूव नहीं हुए हैं, तो उन पर अभी से चार्ज प्रूव नहीं हुए हैं तो उनके रिगार्डिंग क्या किया गया? देख लेते हैं इसको। प्रोविजंस इंक्लूड रिलीजिंग दोज who have served as a substantial portion of their sentence on bail or bond aiming to mitigate long detention। देखो क्या मतलब है इसका, मैं मतलब समझाता हूं आपको कि एक सामान्य सी टर्म यूज की जाती है that bail is a rule and jail is a exception। इसका मीनिंग होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है तो उसके लिए क्या है कि जेल को महात्मा गांधी जी ने सुधार गृह के रूप में कहा था। सुधार गृह के रूप में इन द सेंस कि आदमी वहां जाता है तो वो थोड़ा सा अकेले में सोचता है, रियलाइज करता है कि यार तूने ये गलती की है और उस गलती को वो दोबारा जीवन में ना दोहराए। ठीक है,
तो अगर कोई सीवियर क्राइम है तो उसके लिए जेल है, अदरवाइज बेल जो है वो बेल बॉन्ड पर बेल मिलनी चाहिए। और एक्सेप्शनल केस में बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल केस में जेल होनी चाहिए। और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं वो आपको पता होगा कि भारत में मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स जो है, जब ये एग्जैक्टली डेटा जो है वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं किसी दिन करंट अफेयर में आपको अगर कोई ऐसा सेगमेंट होगा तो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, कि आप लोग पॉलिटी में पढ़ते भी होंगे कि ये जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं ये भारत में इनकी कैपेसिटी, इनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। कहता है की प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 479 वन हाफ डिटेंशन, यानी कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हु हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर देयर ऑफेंस एक्सक्लूडिंग ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट मस्ट बी रिलीज्ड ऑन द बेल बाय द कोर्ट। यानी कि कहता है कि लेट अस सपोज किसी ने कोई क्राइम किया है और उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है उस क्राइम में वो 10 साल है, और उस आदमी ने क्या किया कि उस 10 साल में से 5 साल क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अगर उसने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, तो उसको क्या मिलनी चाहिए, उसको बेल मिलनी चाहिए। दो केस में, जब क्राइम ऐसा है कि सीवियर क्राइम है, ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, वहां पर क्या है, डेथ पेनल्टी है या फिर क्या है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, उसको छोड़ के कि आप किसी ने लेट अस सपोज जो है ना वो रेप प्लस मर्डर, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है, तो उसमें क्या होता है, डेथ सेंटेंस है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, उसको छोड़ के बाकी को क्या किया जाए, रिलीज किया जाए बेल पर। 1/3 डिटेंशन, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स who have served 1/3 of the maximum sentence should be released on the bond by the court। कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जिसने पहली बार गलती की है, उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। उसको ऐसा ना हो कि आप हैबिचुअल ऑफेंडर बना दें, जब वो जब बाहर निकले तो चीजें उसके अनुसार इतनी बदल चुकी हों कि अब उसको लगे कि अब वही जीवन ठीक है, तो ऐसा ना हो। इसलिए 1/3 अगर वो अपना टाइम काट लेता है जेल में तो उसको छूट मिलनी चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रिजन अथॉरिटीज, सेक्शन 479/3 मैंडेट प्रिजन सुपरिटेंडेंट्स लाइफ एप्लीकेशंस इन द कंसर्न्ड कोर्ट फॉर एलिजिबल प्रिजनर्स टू सिक्योर द रिलीज ऑन द बेल बॉन्ड। कि ऐसे जो प्रिजनर्स हैं उनको किस पर, बेल बॉन्ड पर हमें क्या करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। ये प्रोविजन इसमें बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि एक अर्थक्वेक के बारे में, रिसेंटली एक अर्थक्वेक आया और उस अर्थक्वेक के बारे में डिस्कशन है। चलिए करते हैं इस डिस्कशन को। क्या है देखिए, ये कहता है कि रिसेंटली ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 7.1 स्ट्रक्स इन द वेस्टर्न चाइना नियर नेपाल। कि नेपाल के नजदीक वेस्टर्न चाइना में एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक मेजर किया गया, और कहता है द एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक वाज आइडेंटिफाइड इन द टिंगरी कंट्री इन द सिगहास्टी रीजन ऑफ द तिब्बत। कि एपिसेंटर क्या होता है, देखो जब कोई अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहां अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। वो जो पॉइंट जहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे फोकस कहा जाता है, और इसके वर्टिकली अबव जब हम आते हैं तो इस पॉइंट को कहा जाता है एपिसेंटर, ठीक है, ये होता है एपिसेंटर। अच्छा, जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो अर्थक्वेक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कि अर्थक्वेक जब ओरिजिनेट होता है तो उसके नेचुरल रीजंस भी हो सकते हैं, कि प्लेट मूवमेंट, जैसे अगर यहां पे इसने जिक्र किया है कि ये जो अर्थक्वेक है ये कहां पर आया, ये चाइना में नियर नेपाल, और इसका जो एपिसेंटर रहा वो नियर तिब्बत रहा। तो नियर तिब्बत रहा तो मैं आपको बता दूं कि रीजन क्या है, कारण क्या है, कि जब हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारे क्या है, पमीर से, यहां पमीर से, और पमीर से क्या निकलती है, एक रेंज निकलती है जिसे हम कहते हैं हिंदू कुश माउंटेन्स। यहां एक रेंज निकलती है जिसे हम कहते हैं कुनलुन शान माउंटेन्स, और यहां 2 रेंज निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं सुलेमान, और इसे कहते हैं हम किरथार, सुलेमान और किरथार। और यहां पर क्या आ जाते हैं हमारे, यहां आ जाते हैं हमारे हिमालयाज। तो अगर ये कहानी है तो आपको एक चीज जाननी है कि ये जो पूरा जो एरिया है, दिस एरिया इज वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक। ये जो क्षेत्र है, ये आपने देखा होगा कि आप कभी भी हिमालयाज में ज्वालामुखी नहीं देखते हैं। कभी आपने सुना है कि हिमालयाज में कोई वोल्केनो आया है? नहीं, हिमालयाज में क्या देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। रीजन क्या है, कारण क्या है, कारण ये है कि यहां पर प्लेट जो है वो आपस में जाके टकराई है। यहां पर एक थ्रस्ट पड़ता है जिसे हम कहते हैं ITSZ,
ITSZ का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज इंडस सांगपो फ्यूचर जोन। ये जो एरिया है जहां पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं। आपको पता है कि दोनों जो प्लेट हैं उन दोनों प्लेटों के कोलिजन की वजह से किसका क्रिएशन हुआ है? हिमालयाज बने हैं। और ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया क्या है? हाईली फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक यहां पर आते रहते हैं। ये जो हिंदू कुश है यहीं पर तो पड़ता है वकान कॉरिडोर। वकान कॉरिडोर, जो वकान कॉरिडोर है ये आपका हेरात प्रोविंस में है। दिस इज वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक। दिस इज वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने जान लिया अर्थक्वेक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैन मेड रीजन भी हो सकते हैं। एक टर्म होती है RIS, रिजर्वोयर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी। जब हम बड़े बड़े रिजर्वोयर बना रहे हैं तो वाटर शिप करता है। वाटर शिप करके क्या करता है? सोइल को लूज कर देता है और उसकी वजह से क्या आ जाते हैं? अर्थक्वेक आ जाते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक जब आते हैं तो दो टाइप की वेव्स वहां पे प्रोड्यूस होती हैं। एक प्राइमरी वेव्स होती हैं, एक सेकेंडरी वेव्स होती हैं। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से पास हो जाती हैं। जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो ओनली सॉलिड मीडियम से पास होती हैं, लिक्विड और गैस में वो डिसअपीयर हो जाती हैं। और एक वेव होती है L वेव और R वेव। जनरली L वेव और R वेव सेकेंडरी वेव्स होती हैं। तो L वेव जो होती हैं, दीज आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स इन द अर्थक्वेक। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक है, बिकॉज अगर लेट अस सपोज कोई आपके पास कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में अगर कंप्रेशन ऐसे हो रहा है तो बिल्डिंग का जो बीम है, वहां पे जो कॉलम है, वो कॉलम क्या करेगा कि उस लोड को सहन कर लेगा। लेकिन अगर वो ऐसे होने लग गया तो फिर वो बीम उस लोड को सहन नहीं कर पाएगा, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा होगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि जो L वेव्स होती हैं वो L वेव्स क्या होती हैं कि L वेव्स में डिस्ट्रक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और इसको मेजर करने के लिए दो स्केल होते हैं, एक होता है मेर्काली स्केल और एक होता है रिटर स्केल। मेर्काली स्केल और दूसरा जो स्केल होता है वो होता है रिटर स्केल। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट। तो ये क्या कहता है? द अर्थक्वेक मीन्स शॉक लाइकली अकर्ड विद द लहासा टेरेन, ए डिस्टिंक्ट क्रस्टल फ्रेगमेंट इन्वॉल्व्ड इन मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम अंडर कंस्ट्रक्शन बाय द चाइना। तो हमें पता है कि जो ये हम इतने बड़े बड़े डैम बनाते हैं, ये डैम भी हमारे लिए क्या है? खतरनाक है। ये डैम की वजह से भी क्या आते हैं? हमारे अर्थक्वेक आते हैं। मैंने बताया ना कि अगर आपने यहाँ पर कोई डैम बना दिया, अगर आपने यहाँ पर कोई डैम बना दिया तो इसके पीछे एक रिजर्वोयर भी होगा और यहाँ पर क्या होगा? वाटर जो है वो वाटर की वजह से यहाँ पर RIS होगा। RIS का मतलब होता है रिजर्वोयर्स इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी। रिजर्वोयर्स इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी, दिस इज द कंसेप्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट बताओ। देखो, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने किसके लिए है? कल्चर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। कल्चर के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट है, इसको पढ़ते हैं, इसको देखते हैं कि कल्चर के रिगार्डिंग ये क्या कहता है। देखो, यहां पर हम अगर हम कहते हैं तो ये कहता है कि मराठी लैंग्वेज ऑफिशियली ग्रांटेड क्लासिकल स्टेटस, कि जो मराठी भाषा है उसको ऑफिशियल तौर पर क्या मिला है? क्लासिकल स्टेटस मिला है। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, मंथ्स आफ्टर ग्रांटिंग क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी, द यूनियन गवर्नमेंट इशूड एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन टू दिस इफेक्ट, कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार ने क्या किया है? एक ऑफिशियल जो है वो नोटिस जारी किया है। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है कि कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो कि क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड है। बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेज के लिए क्या होना चाहिए? एक लंबा इतिहास होना चाहिए, एक लॉन्ग हिस्ट्री होनी चाहिए उस लैंग्वेज की। मराठी है, पाली है, प्राकृत है, आसामीज है और बंगाली है। इंक्रीजिंग द क्लासिकल लैंग्वेज टू 11। ठीक है, और अब इनका नंबर 11 हो गया है। क्लासिकल लैंग्वेज जो है, इंडिया हैज 6 क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। ठीक है, देखो कौन कौन सी हैं। ये हैं तमिल, संस्कृत। तो आपको पता है कि संस्कृत का इतिहास कितना पुराना है? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड उड़िया। एंड तमिल वाज डिक्लेयर्ड क्लासिकल लैंग्वेज इन 2004 एंड संस्कृत को किया गया क्लासिकल लैंग्वेज 2005 में। और आपको पता है कि जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, जस्ट बाद में आता हूं मैं, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया को 2014 में।
ऑल द क्लासिकल लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पॉलिटी में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, कल्चर में भी आपका आ गया कि जो 8th शेड्यूल है, उस 8th शेड्यूल में जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, वो क्लासिकल लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में क्या किया गया है, शेड्यूल लिस्टेड किया गया है। और यहां कुछ चीजें हैं, चलो मैं आगे देखता हूं इसमें क्या लिखा है, जस्ट वेट। कहता है कि क्राइटेरिया क्या हो, देखो अब ये क्राइटेरिया आ ही गया जो मैं बताना चाह रहा था आपको, क्या क्राइटेरिया हो, देख लो इसको एक बार पढ़ो। इट शुड हैव हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट्स। तो आप देखो संस्कृत भाषा में कितने टेक्स्ट हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा जो है वो मानते हैं वेदों पुराणों की भाषा है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 2000 ईयर्स, लगभग 1500-2000 साल पहले इसका इतिहास रहा है। ए बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर और टेक्स्ट दैट इज कंसिडर्ड ए वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशंस ऑफ द स्पीकर्स। कितनी गंभीर बात है। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो आपको कहां पर लिखने हैं, मेंस में लिखने हैं। इस तरीके की जो भाषा है उसका कहां पर प्रयोग करना है, मेंस में प्रयोग करना है। कहता है ए बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर और टेक्स्ट दैट इज कंसिडर्ड ए वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशंस ऑफ द स्पीकर्स, द प्रेजेंस ऑफ नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोएट्री, एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, कि ऐसा हो कि उस जो भाषा है उसकी प्रेजेंस कहां रही हो, नॉलेज टेक्स्ट जो हैं, कि जो भी हमारे पास जो हमारे पुराने वेद हैं, पुराण हैं, या फिर और भी जो भी एंशिएंट नॉलेज टेक्स्ट्स हैं उनमें उस भाषा का प्रयोग हुआ हो, या फिर क्या रहा हो, उसका कोई एपिग्राफिकल या फिर इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, कि किसी इंस्क्रिप्शन में, जब हम कल्चर को पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, हमें एविडेंस मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस के, तो इंस्क्रिप्शनल को एविडेंस रहा हो। द सैड लैंग्वेज एंड लिटरेचर शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मॉडर्न फॉर्मेट, और मॉडर्न फॉर्मेट से क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या होने चाहिए, क्राइटेरिया होने चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखो क्या बेनिफिट है इसके। द एजुकेशन मिनिस्ट्री प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट्स टू प्रमोट इट सच एज, कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कहती है कि इसके कुछ बेनिफिट है, वो क्या बेनिफिट है। टू मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन द सैड लैंग्वेज, कि 2 बड़े एनुअल इंटरनेशनल वार्षिक अंतरराष्ट्रीय समारोह, वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हैं फॉर द स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन द सैड लैंग्वेजेस। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन द क्लासिकल लैंग्वेजेस सेटअप, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेरी इंपॉर्टेंट, आप बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहां आपको मिलेगा। एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट विद ए सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स फॉर द क्लासिकल लैंग्वेज एट लीस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं, उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इसके रिगार्डिंग क्या होनी चाहिए, कुछ पर्टिकुलर सीट्स जो हैं वो क्या कर देनी चाहिए, फिक्स कर देनी चाहिए, ठीक है। वहां पर इसकी सीटें फिक्स करनी चाहिए कि हाँ इन लैंग्वेज के लिए ये सीटें हमारे पास रिजर्व्ड हैं, ये सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये है आपका क्लासिकल लैंग्वेज के रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये, ठीक है, क्या है एक बार पढ़ते हैं इसको। कहता है जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी जहां आती है कि इंडियाज कोस्ट लाइन जो है, भारत की जो तटीय रेखा है, उसको क्या किया गया है, रिकैलकुलेट किया गया है। तो टॉपिक क्या है, इंडियाज रिकैलकुलेटेड कोस्ट लाइन अप 48% इन 53 ईयर्स। यानी कि देखो क्या कहता है, समझते हैं पूरे को। कहता है भारत की कोस्ट लाइन कितनी थी, लगभग 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन थी। इंडियाज कोस्ट लाइन एक्सपेंडेड बाय ऑलमोस्ट हाफ इन जस्ट ओवर 5 डिकेड्स, कि पहले जो भारत की तटीय रेखा थी वो 7516 किलोमीटर थी, ठीक है जी, 7516 किलोमीटर थी। और अब ये भारत की तट रेखा 7516 किलोमीटर से 1970 में जो थी उससे कितनी हो गई है, 11098 किलोमीटर हो गई है 2023-24 में, कि भारत की तटीय रेखा की जो लंबाई है वो इंक्रीज हो गई है, ऑलमोस्ट जो है वो क्या कह सकते हैं कि हाफ इंक्रीज हो गया है, ऑलमोस्ट हाफ, जस्ट 5 डिकेड्स में। देखो स्टेट्स लाइक बंगाल, गुजरात एंड गोवा एडेड सिग्निफिकेंटली टू देयर शोर लाइन विद पुडुचेरी श्रंक बाय 10.4%, जबकि पुडुचेरी है वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया है 10%, जबकि बंगाल, गुजरात और गोवा इन्होंने अपनी कोस्ट लाइन में क्या किया है, एडिशन किया है।
गुजरात रिकैलकुलेटेड कोस्ट लाइन ऑलमोस्ट डबल्ड। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो पहले कितनी थी, 1214 किलोमीटर थी, और अब वो डबल हो गई है। वो डबल होके कितनी हो गई है, 2340 किलोमीटर हो गई है गुजरात की कोस्ट लाइन इन द पास्ट 53 ईयर्स। अच्छा, उसके बाद कहता है कि बंगाल वाज हाईएस्ट इंक्रीज इन परसेंटेज टर्म्स, कि गुजरात की ऑलमोस्ट डबल हुई है, और परसेंटेज के टर्म में देखो ये सवाल बनते हैं। ये सवाल कहां बनते हैं, ये सवाल प्रीलिम्स में बनते हैं। ठीक है, कि इंडिया की कोस्ट लाइन डबल हो, लगभग डबल हो गई है, तो लगभग डबल नहीं हुई है, 7516 थी, 11098 हुई है, तो लगभग हाफ इंक्रीज हुआ है, अप्रोक्सीमेटली हाफ इंक्रीज कह सकते हैं। दूसरी चीज वो पूछ लेगा किस स्टेट की कोस्ट लाइन जो है लगभग डबल हो गई है, किस स्टेट की कोस्ट लाइन परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग बंगाल की डबल हो गई है, हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ड्यूरिंग दिस पीरियड अप टू 357% फ्रॉम 157 किलोमीटर टू 721 किलोमीटर। उसके बाद कहता है नेशनली द कोस्ट लाइन इंक्रीज कंपेयर टू 1970 डेटा स्टैंड्स एट 47.6%। इसको समझ लो। देखो देखो ये कहता है कि नेशनली यानी कि राष्ट्रीय तौर पर द कोस्ट लाइन इंक्रीज कंपेयर टू 1970 डेटा स्टैंड्स एट 47.6%, कि लगभग 47.6% पर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। और गुजरात जो है उसने अपनी पोजीशन को रिटेन किया है एज द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो अब भी क्या है, लॉन्गेस्ट है। तमिलनाडु हैज ओवरटेकन आंध्र प्रदेश बेस्ड ऑन द न्यू सर्वे, और तमिलनाडु जो है अब वो आंध्रा से आगे निकल गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सर्वे, की जो नई सर्वे आई है उस नई सर्वे के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सर्वे। ठीक है, अच्छा ये रीजन क्या रहे कि ये कोस्ट लाइन इंक्रीज कैसे हुई, रीजन देख लेते हैं, रीजन क्या रहे। देखो कहता है इट इज एट्रीब्यूटेड प्राइमरली टू यूजिंग ए न्यू मेथोडोलॉजी टू मेजर इंडियाज मैरीटाइम पैरामीटर्स। ओल्डर मेथड्स रिलाइड ऑन द स्टेट लाइन डिस्टेंस मेजरमेंट्स, कि पहले जो मेथड थे वो क्या करते थे कि वो स्टेट लाइन को मेजर करते थे, कि हाँ ये स्टेट लाइन होगी, इसको मेजर करते थे। द साइंटिफिकली अपडेटेड अप्रोच इज डेवलप्ड बाय नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, और जो साइंटिफिकली अप्रोच है वो किसने अपडेट की है, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये सवाल वन डे एग्जाम में भी पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकता है। एंड it incorporates the measurement of complex coastal formation such as bay, estuary, inlets and other geomorphological features। क्या कहता है ये कहता है कि ऐसा है ना भाई, कि क्या हुआ कि जो कोस्ट लाइन है उस कोस्ट लाइन पे ऐसा तो है नहीं कि स्टेट लाइन है, कहीं एस्चुरी है, कहीं गल्फ है, कहीं बे है। तो वो सारी चीजें जब क्या की जाती हैं, सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, तो वो सारी चीजें नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है उसने इसको मेजर किया है। उसने सारी चीजों को देखा है कि एस्चुरीज हैं तो उसको अलग से मेजर किया है, गल्फ है तो उसको अलग से मेजर किया है, बे है तो उसको अलग से मेजर किया है, एंड देन आफ्टर फिर क्या किया है, टोटल कैलकुलेशन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो अब ये डेटा आपके पास रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहता है, पढ़ो एक बार इसको। ये कुछ स्पीसीज इन न्यूज है, वो स्पीसीज हैं जो कि न्यूज में रही। बताइए। बताइए। देखो पढ़ लिया,
ये कहता है कि एक फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया गया 2025 में। ये क्या है? जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। स्पीसीज इन न्यूज। द फ्लेमिंगो फेस्टिवल विल सेलिब्रेट द अराइवल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो कि किसी विशेष मौसम में दूसरे स्थान पर आते हैं, ठीक है। जैसे आपकी गुड़गांव में एक सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वहां पर भी क्या आते हैं कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। स्पेशली फ्लेमिंगो टू द पुलिकट लेक एंड नेलापत्तू बर्ड सेंचुरी, बोथ इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल साइट्स लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। कि दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, एक तो क्या है, पुलिकट लेक है, और पुलिकट लेक तो वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी है नेलापत्तू बर्ड सेंचुरी। ये देखो, पहली बात तो क्या होगी? पहली बात तो ये होगी कि जो फ्लेमिंगो बर्ड है वो कहां पे आ रहा है? दो जगह पे, पुलिकट लेक और नेलापत्तू बर्ड सेंचुरी। और इट इज एन एनुअल इवेंट डेडिकेटेड टू माइग्रेटरी बर्ड्स अराइविंग एट पुलिकट लेक एंड नेलापत्तू बर्ड सेंचुरी विद ए फोकस ऑन फ्लेमिंगोज। फ्लेमिंगो पे फोकस करने के लिए देखो ये क्या कहता है, एक्टिविटीज एंड अट्रैक्शंस, बर्ड वॉचिंग टूर टू ऑब्जर्व माइग्रेटरी स्पीसीज, इको फ्रेंडली बायोडाइवर्सिटी सेशन टू रेज अवेयरनेस अबाउट द लोकल इकोसिस्टम, और बोटिंग एक्टिविटीज एट बीवी पेलम टू ऑफर विजिटर्स ए क्लोज व्यू ऑफ पुलिकट लेक। क्या है कि मेरी बात को सुनो, अब जो टूरिज्म है वो टूरिज्म एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मतलब ग्रोइंग इंडस्ट्री कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जो टूरिज्म है वो टूरिज्म अच्छा खासा क्या दे सकता है? रेवेन्यू दे सकता है। अच्छा, इसके लिए क्या किया गया है? बर्ड वॉचिंग टूर्स की अट्रैक्शन क्या हो? बर्ड वॉचिंग टूर टू ऑब्जर्व माइग्रेटरी स्पीसीज। अच्छा, बोटिंग एक्टिविटीज हैं टू ऑफर विजिटर्स ए क्लूज व्यू, कि पुलिकट लेक को वो देख सके वहां पे। और फ्लेमिंगो के बारे में क्या कहता है कि जो फ्लेमिंगो है, तो अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखो सवाल कहां से आ सकता है, प्रीलिम्स में सवाल कहां से बन सकता है? फ्लेमिंगो से बन सकता है, और दूसरा कहां से बन सकता है? दूसरा बन सकता है पुलिकट लेक से, क्योंकि पुलिकट लेक आपको पता है, पुलिकट लेक वैसे भी न्यूज में रहता है। फ्लेमिंगो आर सोशल क्रिएचर, यानी कि एक सामाजिक जीव की तरह रहते हैं ये। दे लिव इन द लार्ज ग्रुप ऑफ वेरिंग साइज, समटाइम्स गैदरिंग बाय द थाउजेंड्स। कि फ्लेमिंगो ऐसा नहीं है अकेला चलता है, नहीं। फ्लेमिंगो क्या चलता है कि आप कभी गूगल पे इमेज भी देखेंगे अगर फ्लेमिंगो की, तो मैं आपसे बताऊं कि आप कभी फ्लेमिंगो की इमेज देखेंगे तो भी आपको क्या दिखाई देगा? जस्ट गिव मी मिनट। फ्लेमिंगो, तो जो फ्लेमिंगो है वो फ्लेमिंगो देखो, देखो अगर आप इसकी इमेज देखते हैं तो इमेज में भी आप देखेंगे कि ये जो बर्ड है ये हमेशा किस में है? कलेक्शन में है, ग्रुप में है, झुंड में है, ठीक है। तो क्या कहता है ये कहता है कि गैदर्ड बाय द थाउजेंड्स। इनके हैबिटाट्स हैं वो क्या है? फ्लेमिंगो लिव्स इन ए वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट सच एज लगून्स। लगून्स आपको पता होना चाहिए अब कि लगून क्या होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा एस्चुरीज, कोस्टल एंड इनलैंड लेक्स एंड मड फ्लैट्स, यानी कि ऐसे एरिया में होने चाहिए कि जैसे लगून है, जैसे लगून है। तो अगर ये लगून है, ये लगून है, तो लगून जनरली क्या होती है कि बैक वाटर्स होते हैं। केरला में इनको बैक वाटर्स कहा जाता है। जैसे चिल्का है आपकी, चिल्का भी क्या है? लगून है। तो ये जो लगून्स होती हैं, ये लगून्स होती हैं, उन लगून्स में रहते हैं ये एस्चुरीज। एस्चुरीज जहां पर रिवर का जो स्लोप है वो रिवर का स्लोप होता है, जैसे आपकी नर्मदा रिवर आती है तो नर्मदा क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ठीक है। तो जो एस्चुरी लोकेशंस होती हैं वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं? पोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। वहां बंदरगाह बहुत अच्छे विकसित होते हैं, पोर्ट अच्छे विकसित होते हैं, तो वहां पर फ्लेमिंगो की जो हैबिटाट है वो फ्लेमिंगो का हैबिटाट वहां मिलता है, ठीक है। अच्छा, देयर आर 6 फ्लेमिंगो स्पीसीज एंड देयर IUCN रेड लिस्ट स्टेटस आर, कि जो IUCN रेड लिस्ट है इनका जो खतरा है वो कितना है? वो 6 टाइप से डिवाइड करते हैं इनको। ग्रेटर फ्लेमिंगो, चिलियन फ्लेमिंगो, अमेरिकन फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो, इंडियन फ्लेमिंगो और जेम्स फ्लेमिंगो। तो ये जो हैं ये आप लोग क्या कर लो? नोट डाउन कर लो, इसको लिख लो। ये अदरवाइज ये आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF दे दूंगा मैं, ज्योग्राफी भाई नरेंद्र सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां मेरे पास मैसेज कर देना। अदरवाइज मैं वहां डाल भी दूंगा, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी? PDF मिल जाएगी, ठीक है। इसको देख लो। अगर हम बात करते हैं फ्लेमिंगो की, तो हम कहते हैं कि जो फ्लेमिंगो है इसका इंडिया में क्या स्टेटस है?
तो इंडिया में इसका जो स्टेटस है वो क्या है कि ग्रेटर फ्लेमिंगोज यूजुअली माइग्रेट टू इंडिया। कहां से आता है ये? इजराइल से, अफगानिस्तान से एंड पाकिस्तान से। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में क्या स्टेटस है। भारत में ये जो बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? इजराइल से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। एंड द ग्रेटर फ्लेमिंगो इज द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात। और ग्रेटर फ्लेमिंगो गुजरात का क्या है? स्टेट बर्ड है। लेसर फ्लेमिंगो माइग्रेट्स फ्रॉम साइबेरिया। लेसर फ्लेमिंगो साइबेरिया से आता है टू मुंबई वाया रण ऑफ कच्छ इन गुजरात। ठीक है, रण ऑफ कच्छ आपको पता है कि एकदम जो है ना व्हाइट एरिया है। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय क्या किया था कि उस समय टूरिज्म को बढ़ावा दिया था। ये रण ऑफ कच्छ का जो एरिया है, रण ऑफ कच्छ के एरिया की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट उसने पुलिकट लेक के बारे में कुछ डिस्कशन किया है, देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बनता है। ये कहता है कि पुलिकट लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। पुलिकट जो है वो क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है आफ्टर चिल्का लेक इन द उड़ीसा। चिल्का क्या है? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ये है। अच्छा, इट प्लेज क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग माइग्रेटरी बर्ड्स एंड मेंटेनिंग रीजनल बायोडाइवर्सिटी। क्या करता है कि रीजनल बायोडाइवर्सिटी के लिए और माइग्रेटरी बर्ड्स को सपोर्ट करता है। पुलिकट लेक स्पेन्स अक्रॉस आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर विद 96% ऑफ लेक एरिया लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। और पुलिकट लेक के पास ही पड़ता है, ठीक है, आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड, जहां सतीश धवन स्पेस सेंटर है। इंडिया के जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो वहीं से लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट पे है ना, तो अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है। तो रॉकेट्स को क्या मिलता है? सैटेलाइट्स को एक एडिशनल पुल मिल जाता है, तो उससे फ्यूल सेव हो जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर कोई डेब्री होगा तो वो कहां गिर जाएगा? वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा, तो जिससे जान माल की हानि कम होगी। ओके, द लेक सर्व एज ए की फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इंक्लूडिंग फ्लेमिंगो, पेलिकन्स एंड वेरियस अदर स्पीसीज। यानी कि फीडिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड, यहां पर इनको फीडिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड है ये। और जब हम नेलापत्तू बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं तो देख लो नेलापत्तू। नेलापत्तू क्या है? कहता है नेलापत्तू इज द लार्जेस्ट ब्रीडिंग साइट फॉर स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन्स। ये जो स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन्स हैं उनके लिए लार्जेस्ट ब्रीडिंग साइट है। अब ये सवाल यहां से पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ब्रीडिंग साइट फॉर द स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन्स। अब ये सवाल किस में आएगा? ये सवाल करंट अफेयर में आएगा। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि नेलापत्तू बर्ड सेंचुरी जो है वो जनरली हम नहीं पढ़ते ज्योग्राफी में, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों हो गया? ड्यू टू स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज इन द रीजन एंड सिचुएटेड 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पुलिकट लेक। पुलिकट लेक के नजदीक पड़ता है। इट इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द आंध्रा एंड तमिल बॉर्डर, और आंध्र प्रदेश और तमिल के बॉर्डर पर ये लोकेटेड है। इज इट ओके? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, पढ़ो एक बार इसको। जीएस पेपर 1 सोसाइटी, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ लिया? देखो अब करते हैं इसको। कहता है कि एज पर द डेटा फ्रॉम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कि हरियाणा जो है सेक्स रेशियो एट बर्थ इन हरियाणा ड्रॉप टू 910 इन द 2024, द लोवेस्ट इट हैज बीन सिंस 2016 व्हेन द सेक्स रेशियो वाज 900। देखो हरियाणा जो है ना, हरियाणा में सेक्स रेशियो आपको पता है कि हरियाणा में सेक्स रेशियो कम रहा है। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं। एक कारण यह है कि कहीं ना कहीं डोरी सिस्टम, जो दहेज प्रथा है, वो एक कारण है।
दूसरा कारण जो है वो दूसरा कारण ये है कि वैसे तो हम क्या कहते हैं, वैसे तो हमने अभियान चलाया है, कैंपेन चलाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, और सुकन्या योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है, स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करती है कि किसी तरीके से बेटियों को बचाया जाए, बेटियों को पढ़ाया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जो लिंग की जांच होती है, वो चीजें यहां पर इजिली अवेलेबल हो जाती हैं। आप आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि वहां पर अवैध तरीके से लिंग की जांच की जा रही थी और वहां पे इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो लोकल में जो नर्स होती हैं, जो छोटे गांव होते हैं, वहां पर वो क्या करते हैं, वो जैसे तैसे करके और लोग उनको लोभ लालच दे देते हैं और वो क्या करते हैं, वो पैसे के लालच में आके और इस तरीके की जो एक्टिविटी है इस तरीके की एक्टिविटी कर लेती है। तो दूसरी चीज क्या है कि हरियाणा लाइक स्टेट लाइक हरियाणा में क्या है कि जो बॉय चाइल्ड होता है, जो लड़का होता है, उसको क्या दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, उसको क्या दिया जाता है, डोमिनेंस दिया जाता है कि लड़की है, कल को इसकी शादी करनी पड़ेगी, शादी में दहेज देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा। ये सब कारण है, सोशल फैक्टर्स हैं बहुत सारे, जिनकी वजह से क्या है कि यहां पर जो सेक्स रेशियो है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। देखो ऑफ द ये तो डेटा है, आप अगर इस डेटा को याद ना भी रखें तो कोई ऐसी बात नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशियो इज द, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्स रेशियो इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन ए गिवन पॉपुलेशन। कि सेक्स रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है, सेक्स रेशियो की डेफिनेशन ये है कि द नंबर, मेजर द नंबर ऑफ फीमेल्स, कि कितनी औरतें हैं 1000 पुरुषों पर इन ए गिवन पॉपुलेशन, वो क्या कहलाता है, वो आपका सेक्स रेशियो कहलाता है, ठीक है। अच्छा, रीजंस फॉर इंक्रीज इन द पास्ट, कि पास्ट में इंक्रीज हुआ था। प्रीनाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, पीएनडीटी एक्ट 1994, ये क्या होता है, देखो इसको पढ़ो। जो ये कहता है कि पीएनडीटी एक्ट 1994, द गेन्स मेड बिटवीन 2014 एंड 2019 ड्यू टू स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द पीएनडीटी एक्ट कपल्ड विद इंटेंस अवेयरनेस कैंपेन। कि क्या किया गया, देखो जो लॉ है ना, लॉ, उस लॉ का क्या होना चाहिए कि लॉ अगर कोई बनाया गया है तो उस लॉ का फिर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। मतलब हम ये कहते हैं कि देयर शुड नॉट बी सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट बट देयर शुड बी श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट। कि पनिशमेंट, देखो हम क्या करते हैं कि रेड लाइट है, हमने देखा कि कैमरा नहीं लगा, कैमरा नहीं लगा, हमने देखा कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा, पुलिस वाला नहीं खड़ा, हमने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया। अगर कैमरा लगा होता तो हम क्या करते, रुक जाते। अगर पुलिस वाला खड़ा हो जाता तो हम क्या होते, रुक जाते। अब क्या होता है कि आप ऐसा सिस्टम करो कि अगर आपने क्राइम किया है तो क्राइम किया है तो आपको सजा मिलेगी, चाहे वो सजा कम मिले चाहे वो सजा ज्यादा मिले। हमने इतने स्ट्रिक्ट कानून लगा दिए, हमने रेप के लिए जो है ना डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट लगा दिया, क्या उससे रेप कम हो गया, नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो कानून की लूप होल्स होती हैं उनको देखते हैं और उनको देख के क्या हो जाते हैं, वहां से बच जाते हैं। इसलिए जब पीएनडीटी एक्ट को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया गया, लोगों को डर हुआ कि अगर आप लोग इस एक्ट में फंस जाते हैं तो बचाव का कोई रास्ता नहीं है। जब लोगों में डर हुआ तो उसकी वजह से क्या हुई, ये चीजें, सेक्स रेशियो जो था वो सेक्स रेशियो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अच्छा, और उसके अलावा कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई कि औरतें जो हैं, लड़कियां जो हैं, लड़कियों को बचाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। दूसरा है रीजन फॉर डिक्रीज, मोर नीड्स टू बी डन टू चेंज एटीट्यूड्स एंड इन रिसेंट ईयर enforcement of law aimed towards curbing female foeticide has loosened। ठीक है। अच्छा, the concept of only boy was not popular phenomena until now, but a section of families have started opting for it due to decreasing and holdings। देखो ये जो कंसेप्ट है ना कि एक लड़का हो, ओनली बॉय, आपको लिखनी है मेंस में ये चीजें। आपके पास जो कंसेप्ट है कि एक लड़का हो, इट वॉज नॉट ए पॉपुलर फिनोमिना, ये कोई पॉपुलर फिनोमिना नहीं था। लेकिन जब लैंड होल्डिंग्स डिक्रीज होती जा रही हैं, आप देख रहे हैं कि भाई जमीन तो, लैंड तो लिमिटेड रिसोर्स है ना। जब परिवार बढ़ते चले गए, फैमिलीज इंक्रीज होती चली गई, तो ये लैंड होल्डिंग्स क्या होती चली गई, छोटी होती चली गई। जब लैंड होल्डिंग्स छोटी होती चली गई तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया कि डिक्रीज द लैंड होल्डिंग। तो हमने क्या कंसेप्ट अपनाया कि एक लड़का हो, बस घर बस जाए। हरियाणा में कॉमन कहावत है कि एक लड़का हो, ठीक है, शादी में कोई खर्चा नहीं आएगा, लड़की आएगी तो लड़की वाले दहेज देंगे, और एक लड़का हो और मामला सेट हो जाए, और जो लैंड होल्डिंग है वो लैंड होल्डिंग क्या रह जाए, सेफ रह जाए। ये एक रीजन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो अगला कंसेप्ट है सेक्स रेशियो इन इंडिया के बारे में। चलो ये फैक्चुअल डेटा है, एक बार देख लो इसको।
कि सेक्स रेशियो एट ऑल इंडिया लेवल वाज 943 एंड सेम फॉर द रूरल एंड अर्बन एरियाज आर 949 एंड 929, कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पे 949 है और अर्बन एरियाज हैं वहां 929 है, और पूरे देश का जो सेक्स रेशियो है वो 943 है। और सेक्स रेशियो फॉर द 0 to 19 एज ग्रुप वाज 908 है, while that of 60 प्लस एज ग्रुप वाज 1033, उसमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट है। और इकोनॉमिकली एक्टिव एज, तो इकोनॉमिकली एक्टिव एज मानते हैं हम 15 साल से 59 साल के बीच में, कि जिस समय पे आदमी इकोनॉमिकली एक्टिव रहता है, तो उसमें जो सेक्स रेशियो है वो है 944। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपको पता ही है कि केरला, हमेशा केरला ही रिकॉर्ड करता है, मैक्सिमम सेक्स रेशियो केरला में रिकॉर्ड किया जाता है 1084। इट इज फॉलोड बाई पुडुचेरी, लोवेस्ट इन द दमन एंड दीव, एंड फॉलोड बाई दादर नगर हवेली, एंड देन चंडीगढ़ 818। ठीक है, चलिए ये छोड़ दो आप, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसको छोड़ दो, ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? ओके, नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको के रिगार्डिंग है स्टेटमेंट ये। देखो, कहता है कि द प्रपोजल टू रीनेम गल्फ ऑफ मैक्सिको टू गल्फ ऑफ अमेरिका हैज स्पार्क्ड डिबेट ओवर द हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंप्लीकेशंस। और मैं आपको बता दूं, ये थोड़ी सी पास्ट न्यूज है। आज जिस डेट में हम इस क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। ठीक है, ट्रंप ने साइन कर दिए है। अबाउट गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको इज ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर दैट बॉर्डर साउथ ईस्टर्न एंड साउथ सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज मैक्सिको एंड क्यूबा। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको की लोकेशन देख लेते हैं हम, कहां पर है। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो आप अपनी एटलस ओपन कर लेना, एटलस होगी आपके पास, आई होप। देखो यहां पे ये इमेज दी हुई है, हालांकि मैं मैप में दिखा देता हूं आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो एरिया है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, दिखाई दे रहा है। ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ये मैक्सिको है, इधर क्यूबा है। ठीक है, और ये आपका क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम कर हटा के अब क्या किया गया है, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। हो गया है ये, ठीक है, इट इज डन, ये डन हो गया है। ठीक है, और यहां पर वो क्या बता रहा है, आगे बता रहा है कि यहां पर जो मेजर ड्रेनिंग रिवर्स है, मिसिसिपी रिवर, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स, रियो ग्रेनेड, और ये जो एरिया है ये ऑयल, नेचुरल गैस, सी फूड और लार्ज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता है लार्ज कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जरूरी होता है। और इसके अलावा ऑयल में और नेचुरल गैस में यहां पर रिच एरिया है, यहां पर नेचुरल गैस और ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो एक और। देखो ये कहता है कि किसके बारे में डिस्कशन करता है, ये कहता है that China has approved the construction of world's largest hydropower project on the Yarlang Sangpo river in the Tibet। यारलांग सांगपो रिवर जो है तिब्बत में, उस नदी पर क्या करना चाहता है, चाइना हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कि यारलांग सांगपो ब्रह्मपुत्रा का नाम है। अगर हम कहते हैं कि ये हमारी रिवर है ब्रह्मपुत्रा, ये यहां से आ रही है, तो जब ये भारत में प्रवेश करती है, तो जब ये सादिया एक जगह पड़ती है, सादिया से लेके और फिर उसके बाद धुबरी तक। ठीक है, मैं यहां बना देता हूं इसको, कि जब हम ब्रह्मपुत्रा की बात करते हैं, ये ऐसे आती है, तो ये ऐसे आती है, तो हम कहते हैं यहां से लेके और यहां तक, सादिया से लेके धुबरी तक, इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा है। अदरवाइज तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। और चाइना में क्या कहते हैं, चाइना में कहते हैं यारलांग ज़ेंगबो जियानजिंग, यारलांग ज़ेंगबो
जियांजिंग, ये इसको चाइना में कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक डैम बनाया जा रहा है और हम भी एक डैम बना रहे हैं। हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर इस डैम से वाटर सप्लाई एकदम से छोड़ दी जाएगी तो फिर इसके वाटर को कंट्रोल करना बिना डैम के मुश्किल हो जाएगा। तो जब वाटर कंट्रोल नहीं होगा तो ये जो नीचे जो शहर हैं जैसे गुवाहाटी है और शहर हैं, यहां पर किसका खतरा हो सकता है, फ्लड आ सकते हैं, यहां पर बाढ़ आ सकते हैं। तो इसलिए हम भी यहां पर क्या कर रहे हैं, एक डैम बना रहे हैं। तो क्या है इंफॉर्मेशन, चाइना हैज अप्रूव्ड, चाइना ने अप्रूव कर दिया है, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दुनिया में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। तो द 60 गीगावाट कैपेसिटी प्रोजेक्ट वाज इंक्लूडेड इन द चाइनाज 14th 5-year प्लान and approved in 2024. The dam will built at the Great Bend where the river takes a U-turn in the Medong country of the Tibetan Autonomous Region। और यहां पर जब ये जो यहां पर यू टर्न लेती है और यू टर्न लेने के बाद फिर ये भारत में प्रवेश करती है, यहां पर ये डैम बनाया जा रहा है एंड जनरेट अराउंड 300 बिलियन किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। ठीक है, देन द मतलब 3 जॉर्ज डैम जो हैं, उन 3 जॉर्ज डैम से ज्यादा अकेले ये जो डैम है, ये डैम क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। एंड चाइना हैज प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड सिग्निफिकेंट डैम लाइक द 3 जॉर्ज डैम, यांगजेज, और ये है जांगमू डैम, यारलंग जेंगबो। तो ये नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे और कोई इसका इलाज नहीं है। ठीक है, और यहां पर क्या है कि ये जो डैम इंडिया में बनाया जा रहा है तो वहां पे जो लोकल ट्राइब्स हैं वो क्या कर रही हैं, इसको अपोज कर रही हैं, क्योंकि ये जो यारलांग सांगपो रिवर है, इस रिवर के साथ उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ऐसा मतलब वो लोग क्या है कि लोग इसके साथ इमोशनली कनेक्ट हैं, और अब इसके डैम की वजह से वहां के जो आसपास का जो एरिया है, उस आसपास के एरिया को क्या करवाया जा रहा है, खाली करवाया जा रहा है कि आप इस एरिया से जाके कहीं दूर चले जाएं, और वहां पर उस एरिया में, पूरे एरिया में क्या बनेगा, खतरा है, तो इसलिए वहां पर डैम बनाया जा रहा है। तो लोकल ट्राइब्स जो हैं वो वहां पर क्या कर रही है, उसको अपोज कर रही है। ठीक है, चलो, तो ये जो है ये डैम की लोकेशन है, देख लो इसको। ये है मेडोंग कंट्री और ये ग्रेट यू बैंड है, ये रिवर आ रही है यारलांग सांगपो, ये ब्रह्मपुत्रा ही है। उसके बाद ये यहां मुड़ती है और फिर इसका नाम ये सियांग रिवर है। तो भारत में दिहांग या सियांग के नाम से प्रवेश करती है। और ये है टूटिंग, ये टूटिंग है, यहाँ पे ये लोकेशन है, और ये डाइट डैम है, और फिर उसके बाद ये नीचे ये रिवर चली जाती है ऐसे। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये आपका इस डैम का कंसेप्ट है, इस डैम का लॉजिक है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस थी पूरे वीक की, 8 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक की, जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी तरह हर वीक मैं आप लोगों के साथ जो वीकली करंट अफेयर होता है वो वीकली करंट अफेयर शेयर करता हूं, साझा करता हूं। तो इस सेशन को आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें। और इसके अलावा जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे जो स्टेट पीसीएस के बैचेज हैं उनसे जुड़ सकते हैं, और कोड जो यूज कर सकते हैं वो यूज कर सकते हैं NK Live। इस कोड को यूज करके हमारे साथ जुड़े। चलिए, तो इसी नोट के साथ मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।